चलो, कल के क्लास में यही बताया था मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। सिंपली बताया था कि कोई भी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें एक टर्निंग इफेक्ट आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स, और उसी को टॉर्क कहा जाता है। तो सिंपली हम लोग इसको मेजर करते हैं फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट से, ठीक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे एक एग्जांपल कल के क्लास में दिया था, जैसे इस नट को ओपन कर रहे हैं, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप जैसे भी ले लो, यहां पर आप मान लो कि इस नट के अबाउट लेते हो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो एफ ऐसे अप्लाई कर रहे हो और एंगल थीटा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते। तो फोर्स के कंपोनेंट को हम आर के परपेंडिकुलर कर देंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। तो टॉर्क बन जाएगा आर इंटू एफ साइन थीटा, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने टॉर्क कहा था, और ये मैथमेटिकली लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। इसी के हमने दो तीन कंडीशन बताए थे कि यदि फोर्स, अब मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग फोर्स ऐसे ले रहे हैं, तो एफ साइन थीटा यहां से परपेंडिकुलर, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी ले लो या ये भी ले सकते हो, ठीक। दूसरा कंडीशन यहां पर है, सेकेंड कंडीशन में बताया था कि यहां पर एफ का ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो फोर्स को हम बैकवर्ड ड्रॉ कर दे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस तरह से ले ले। तो इस कंडीशन में टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। यहां भी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट पार्ट बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग गए थे। इसमें कहा था कि जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क विल बी जीरो। तो यहां पर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, तो f1 r1 इज इक्वल टू f2 r2। ये कंडीशन कल के क्लास में हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। साइन कन्वेंशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेंगे, ठीक। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, यदि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो लैडर वाला प्रॉब्लम कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लैडर में क्या था, हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वल करेंगे, जैसे N2 को इक्वल करेंगे F के इक्वल, N1 को इक्वल करेंगे mg के, और फिर हम लोग मोमेंट ऑफ ए फोर्स यहां इसके अबाउट निकालेंगे। ये कल के क्लास में डिस्कशन किया था, तो ये वैल्यू हम लोगों का आ गया था, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, जैसे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, टॉर्क निकालना है, तो F1 का लाइन ऑफ एक्शन देख लो, क्लॉकवाइज है, तो F1 क्या हो गया, नेगेटिव, F2 नेगेटिव, F3 नेगेटिव, F4 पॉजिटिव हो गया, ठीक। ये सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने टॉर्क का वैल्यू लिख दिया था। अब इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कल। इस क्वेश्चन में यही था कि एक मीटर स्टिक था, और मीटर स्टिक का सेंटर यहां पर है, 200 ग्राम इसका वेट है, और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और मीटर स्टिक वर्टिकली सस्पेंडेड है दो स्ट्रिंग से, T1 और T2 से, और यहां पर 20 ग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है इस एंड से 70 सेंटीमीटर पे। तो हम लोगों ने कल के प्रॉब्लम में इसको डिस्कस किया था कि T1 प्लस T2 का वैल्यू 220 ग्राम के इक्वल, और फिर इसके अबाउट जब टॉर्क निकाला था, तो T1 का डिस्टेंस यहां से यहां तक लिया था 70, या इसके अबाउट यदि आप निकालना चाहते हो तो T1 इंटू ये डिस्टेंस आ जाएगा, फिर T2 इंटू ये डिस्टेंस आ जाएगा, और जो फोर्स लगेगा 20 ग्राम। तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम बस एक बार गो थ्रू हो रहे हैं, और ये इससे हम लोगों का ये वैल्यू आ गया था। फिर उसके बाद आज का ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कल का प्रॉब्लम हो गया था वहां तक, आज ये प्रॉब्लम कहता है ये रेंच है। अब इस रेंच से हम लोग इस नट को ओपन कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। अब यहां से ये F 6 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, तो 6 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये डिस्टेंस
हमारा परपेंडिकुलर हो गया कितना 8 सेंटीमीटर। तो फोर्स का कंपोनेंट ये एंगल कितना बना रहा 30 डिग्री। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या बन गया ये F साइन 30 डिग्री। तो टॉर्क हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बोलो। F साइन 30 डिग्री के परपेंडिकुलर कौन है, कितना डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 10⁻²। ठीक। और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है F, तो F का वैल्यू यहां 6 न्यूटन दे रखा हुआ, हम लोग पुट कर देंगे। इसको F डैश मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, F डैश। और F कितने पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर 16 सेंटीमीटर पर। तो F इंटू 16 इंटू 10⁻²। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। F डैश का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6 न्यूटन। साइन 30 1/2 इज इक्वल टू F इंटू 2, यही होगा। इसका मतलब F का वैल्यू कितना आ गया 6/4। कितना आ गया वैल्यू 3/2, 1.5 न्यूटन इसका आंसर आ गया। सिंपल है। हो गया, चलो तो चेक कर ले हम लोग आंसर। 1.5 न्यूटन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक लैडर है 10 मीटर का, मास 16 केजी और एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट है। वर्टिकल वॉल का एंगल 37 डिग्री है। वर्टिकल वॉल कहता फ्रिक्शनलेस है बट द ग्राउंड इज रफ, ग्राउंड रफ है। अब कहता है कि इलेक्ट्रीशियन है जिसका वेट 60 केजी है, वो उस लैडर के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, जा रहा है। और कहता है 8 मीटर फ्रॉम द लोअर एंड वो जाके वहां पे खड़ा हो गया। What will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground and what should be the minimum coefficient of friction? हम लोगों को म्यू का वैल्यू निकालना है। अब देखो लैडर का ये फिगर हमने ड्रॉ किया। अब यहां पर इलेक्ट्रीशियन का वेट 16 केजी वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी लैडर का, और इलेक्ट्रीशियन का वेट 60 केजी वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एंगल वर्टिकल के साथ 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक। अब हम लोग सारे कंडीशंस को लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया N1, N1 किसके इक्वल F के इक्वल, पहला कंडीशन। ठीक। पहला कंडीशन क्या हो गया बोलो, N1 इज इक्वल टू F। दूसरा कंडीशन आ जाओ, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू N2 हो गया। वर्टिकली अप N2 लग रहा है, वर्टिकली डाउन 16 एंड 60 76, G का वैल्यू 10 यूज कर ले 760। तो 760 आ गया हमारे पास N2 का वैल्यू, पहला कंडीशन। अब हम लोग किसके अबाउट टॉर्क निकाले, कल बताया था जो मैक्सिमम फोर्सेस जिस पॉइंट के अबाउट पास करे उसी के अबाउट टॉर्क निकालना चाहिए। तो जिसके अबाउट टॉर्क निकालना उसको हमने सर्कल कर दिया। अब उसके अबाउट आ जाओ। N1 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, कल सिखाया था N1 का लाइन ऑफ एक्शन ये। तो N1 के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस। लैडर का लेंथ कितना है 10 मीटर। कितना है लैडर का 10 मीटर है।
इसका मतलब ये साइन 37, तो ये क्या बन गया 53 डिग्री। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 साइन 53 डिग्री। अब N1 इसको नाम O दे दो, तो टॉर्क अबाउट O के अबाउट टॉर्क जल्दी से बता दो। N1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 10 साइन 53 डिग्री। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका लाइन ऑफ एक्शन आ जाओ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक, N2 और F का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब आ जाओ 16 ग्राम, 16G सॉरी, तो 16G इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। नेगेटिव तो 16G, तो 10 यूज कर लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये डिस्टेंस, ये कितने पर है, ये टोटल कितना हो गया L/2 मींस 5 का कॉस कंपोनेंट, कॉस 53 डिग्री, तो 5 कॉस 53 डिग्री। दूसरा फोर्स आ जाओ 60G, ठीक, तो माइनस होगा, डायरेक्शन देखो इसका भी, क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो 60 इंटू 10। अब यहां से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60G इधर एक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कहां जाके इलेक्ट्रीशियन स्टे किया था, 8 मीटर पे, तो ये 8 का कॉस कंपोनेंट, तो 8 कॉस 53 डिग्री, 8 कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 0। अननोन क्वांटिटी क्या है, N1 है। ठीक, तो N1 इंटू 10 साइन 53 डिग्री। आपको सिखा रखा 37 के लिए 3 परपेंडिकुलर बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, और 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 4 बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5। साइन 53 डिग्री 4/5 माइनस 1, या इसको राइट हैंड साइड में ले जाए, 160 इंटू 5, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, प्लस इसको 600 कर दे इंटू 8, कॉस 53 डिग्री 3/5। चलो सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है क्विक। इसमें तो ऐसे ही देखो, 3 मीटर का 5 कैंसिल, 0 सब में कैंसिल कर दो। अब कितना आ गया, ये 4N1 आ गया। इधर कितने आ गए, ये 16 इंटू 5 कितना आ गया, और इंटू 3 240 हो गया, प्लस ये कितने आ गए 24 इंटू 60, जल्दी से बताओ, तुम लोग इतना टाइम लगाओगे। अब कैलकुलेटर हमको यूज करना पड़ेगा लगता है। 1 मिनट, ये बच गया हमारा 60 इंटू 24 आ गया, तो 60 इंटू 24 1440, ठीक, तो ये बन गए 1440। अब N1 का वैल्यू, तो इसको हम लोग सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो प्लस आ जाएगा प्लस 240, 1680 डिवाइडेड बाई 4, 420 आ गया। तो N1 का वैल्यू 420 न्यूटन आ गया, मिल गया। अब यहां पर N1 मिल गया, इसमें वैल्यू डाल दो, तो F का भी वैल्यू कितना आ गया 420। इसका मतलब ये 420 इज इक्वल टू म्यू,
और n2 का वैल्यू कितना है 760, इसमें डालो और म्यू का वैल्यू बताओ 420/760 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 760, 0.55 के अप्रॉक्स वैल्यू आ गया। कितना आंसर है? देखो पीडीएफ में कितना आंसर है, तो 0.55 हो गया। आ गया समझ में? एक्यूरेट आंसर आएगा। हो गया, आगे बढ़े। कहा था ना रोटेशन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। देखो आ गया 0, ये इज इक्वल टू होगा, इनफैक्ट ये इज इक्वल टू छूट गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सीवी का। ये हार्ट बना रखा है, ठीक है, और इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन लग रहा है, और यहां पर सेंटर के अबाउट निकालना, ओ के अबाउट, तो ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। चलो टॉर्क अबाउट ओ, ध्यान दो, टोटल टॉर्क ओ के अबाउट निकालना है। तो 10 का डायरेक्शन देखो क्या है, जल्दी बताओ, क्लॉकवाइज, तो -10। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² आ जाओ। फिर आ जाओ 15 न्यूटन, क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, बताओ 6 का साइन कंपोनेंट, ये 6 है, तो ये क्या बन जाएगा 6 sin 37, तो +15 × 6 sin 37 डिग्री। क्लियर? 5 न्यूटन तो बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब रह गए कौन सा, ये वाला फोर्स है, देखो तो कितना वैल्यू है पीडीएफ में, ये यहां पर ब्लॉक हो गया 20 न्यूटन। अब ये 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे है, 20 न्यूटन। अब इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना है, देखो ध्यान से, ये 150 है, ये जो लाइन आ रहा है यहां से, ये 150 बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 30, और यहां ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये वाला कितना आ गया एंगल 90 बन गया। ये कितना है, तो 4, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। इसका मतलब इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो परपेंडिकुलर यही ना होगा, तो 4 सेंटीमीटर का साइन कंपोनेंट, तो साइन 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हाँ ये आ गया 4 सेंटीमीटर का साइन कंपोनेंट। अब यहां पर ये देखो 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव साइन, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 4 × 10⁻² साइन 30 का वैल्यू 1/2, और ये देखो 15 × 6 साइन 37, ये 6 सेंटीमीटर है, इसको
10⁻⁻² लिखना है। अब आ जाओ, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पहले लिख, इसी को लिख लो। ये कितने आ गए? -40 × 10⁻²। कितना आ गया? तो बताओ तो सही। 0.4, 0.4 प्लस, अब आ जाओ, ये कितने आ गए? 15 × 6, 15 × 6 और sin37 का वैल्यू 3/5, 10⁻²। कितने आ गए ये? 54, तो 0.54। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये कितना आ गया? 2 से कैंसिल, ये भी 0.4, तो 0.4 और 0.4 कैंसिल, तो 0.54, और टॉर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। हो गया? चलो, तो ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। आंसर भी चेक कर ले हम लोग, 0.54 न्यूटन मीटर। चलिए अब आ जाए, इसी तरह से जैसे हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क, वैसे ही क्वांटिटी एक एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क क्या था? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे आपने फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया तो टॉर्क निकाला, तो यहां पर लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम का मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। वहां क्या था? टॉर्क, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, या मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। मेजरमेंट कैसे किया था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मेजरमेंट कैसे होगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल शॉर्टकट में हम इसको कह सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम and measured as the product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक, अब इसको समझने के लिए जैसे पहला व्यू, यहां ध्यान दो। पहला व्यू कहता है कि जैसे सिंपली मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लीनियर मोमेंटम एक्ट कर रहा है। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब लीनियर मोमेंटम को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब ये यदि ओ के अबाउट हम आर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पी के लाइन ऑफ एक्शन पे आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेंगे। वही हमने यहां पर पी के लाइन ऑफ एक्शन ले लिया। अब ये देखो, इस पी का या आर का लाइन ऑफ एक्शन बात एक ही है। अब यहां मोमेंटम के कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे। या पी के कंपोनेंट ले ले आर पे, तो पी का कंपोनेंट लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा? पी कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा? पी साइन थीटा। और दूसरा एस्पेक्ट क्या बनेगा? आर के कंपोनेंट ले लें, तो आर का कंपोनेंट ले लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इजी प्रोसेस। मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक मोमेंटम एक्ट कर रहा है, तो मोमेंटम ऐसे एक्ट कर रहा है। हम इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये आर पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हमारे पास दो प्रोसेस, या तो हम इस
को इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो P का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया और यहां R का कंपोनेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, इस R को रहने दो और यहां से P के कंपोनेंट इस पर परपेंडिकुलर कर दो। तो ये जैसे थीटा है तो ये बन गया P cos थीटा और इधर क्या बन गया P sin थीटा। इसका मतलब P sin थीटा R पे परपेंडिकुलर, तो L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा R इंटू P sin थीटा। इसको हम लोग क्या कह देंगे RP sin थीटा और ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गया R क्रॉस P का। तो एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन क्या भाई, P का लाइन ऑफ एक्शन ये है और R का कंपोनेंट लिया तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। अब R के कंपोनेंट थीटा के सामने ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या बन गया R साइन थीटा। तो R साइन थीटा किस पर परपेंडिकुलर है, P पर परपेंडिकुलर है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया R साइन थीटा इंटू P। इसका भी मेजरमेंट क्या आ गया RP साइन थीटा। इसलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्या लिख देंगे R क्रॉस P लिख देंगे। आ गया समझ में, दोनों तरीके से। तो एक तरीका वो है जिसमें हम लोगों ने क्या लिया ये वाला वे, और दूसरा तरीका ये जो अब हम सेकेंड फिगर में ड्रॉ करेंगे। तो पहले वाले से ये रिजल्ट आ गया, थीटा लिया देखो ध्यान से R साइन थीटा, एंगुलर मोमेंटम आ गया और इसका वैल्यू हमारे पास आ गया R इंटू पी साइन थीटा या R साइन थीटा इंटू पी, और ये R क्रॉस P के इक्वल। दूसरा सिनेरियो यहां सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है, सेकेंड वाले पार्ट में वही है, P पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर R, फिर P के कंपोनेंट आ जाएंगे, तो P के कंपोनेंट बन गए P साइन थीटा जो R पे परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन आ गया और यहां भी इसका भी वैल्यू यही आ जाएगा, तो यहां पर P साइन थीटा इंटू R, तो फाइनली ये भी RP साइन थीटा बन जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर 100%, कोई कंफ्यूजन? तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं, P के कंपोनेंट लेकर के भी और R के कंपोनेंट ले। आ गया समझ में, आज थोड़ा क्लास में डिले हो गया इसलिए ये रिलेशनशिप हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कल के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, दो क्लास, एक क्लास ये लगेगा, एक क्लास और भी, दो क्लास के बाद रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा।